क्या भारत की जो छवि है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होती हुई अब नजर आएगी? जिस तरीके से पहले भी अपने आपने बातचीत में जिक्र किया था कि ये नया भारत है और नए भारत का जो संदेश है वो पूरी दुनिया में क्लियरली जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात की। और अरविंद जी की बात को ही मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा जी। कि देखिए, इसाक डार साहब जो हैं, बड़ा चेकर्ड करियर रहा है उनका। जी। जैसा कि अरविंद जी ने बताया कि बहुत डिप्लोमेटिकली वो आंसर दे नहीं पाते हैं, तो आप ध्यान करिएगा, छोटा सा हिस्ट्री में जाऊंगा उनकी। 2017 में उनके ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया है। उनके पास में एसेट्स है बियॉन्ड उनकी नोन सोर्सेज ऑफ इनकम के। एनएबी है पाकिस्तान में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी बोर्ड, उन्होंने इस पे चार्ज लगाया। 2017 में इस बोर्ड ने इनको, कोर्ट ने इनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया क्योंकि ये भाग गए थे, और इनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किए गए। उसके बावजूद भी इन्होंने बीबीसी की हार्ड टॉक पे इंटरव्यू देते हुए 2020 में ये कहा कि उनके पास में केवल एक प्रॉपर्टी है जिस घर में वो रहते हैं। मजे की बात ये थी कि इनके ऊपर चार्जेस हैं कि इन्होंने धन इतना एकत्रित किया है कि जो कि इनके नोट सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा है, फिर भी ये कह रहे हैं कि इनके पास एक घर है। हास्यास्पद बन गया था बयान। उसके बाद में आते हैं 2022 में, जब इनको अपॉइंट किया गया था एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अब देखिए, जिस देश के फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर ऐसे चार्जेस लगे हैं, उसको आपने फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। उसके बाद में इनकी बयानबाजी शुरू होती है। बयानबाजी एक तो जैसे अरविंद जी ने जिक्र किया था कि फेक न्यूज को ये सोशल मीडिया के न्यूज को मान के उस पर बयान दे रहे थे। नंबर दो बात जो ये थी कि इन्होंने बड़बोलेपन में एक बयान दे डाला। ये बात थी अगस्त की। अगस्त में इन्होंने ये बयान दिया कि सन 71 की लड़ाई के बाद में जितने भी रिजॉल्व इश्यूज जो थे बांग्लादेश के, और सब रिजॉल्व हो चुके हैं। बांग्लादेश को ये बात कतई पसंद नहीं आई। मेरे ख्याल से 24 अगस्त का दिन था। बांग्लादेश के पेपर्स ने इसके ऊपर विरोध जताया कि अभी तक भाई आपकी तरफ से माफीनामा नहीं आया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 71 के इश्यूज जो है रिजॉल्व हो गए। तो इन्होंने केवल एक कदम पे पाकिस्तान को एम्बेरस नहीं किया है, इन्होंने हर बार कदम ब कदम पाकिस्तान को एम्बेरस किया है, जाने में या अनजाने में, ये मुझे नहीं पता है। तो इनका आखिरी जो एम्बेरसमेंट जो पाकिस्तान को लेकर आए हैं, वो ट्रंप साहब के बयान के खिलाफ जो अभी घटना हुई है। इसमें मैं थोड़ा सा और आगे बढ़कर ये कहना चाहूंगा कि जो ये इंटरव्यू उन्होंने अल जजीरा को दिया था, उन्होंने एम्बेरसमेंट अपने लिए और खड़ा किया। कारण, आपको ध्यान होगा कि मार्च के महीने में जाफर एक्सप्रेस का एक वाक्य होता है, जहां पर बलोच लड़ाकों ने उसको हाईजैक किया था। पाकिस्तानी सेना के, मेरा मानना है, 200 से अधिक सैनिकों को उन्होंने खत्म किया था उसके अंदर। पाकिस्तान कहता है खाली उस पर 24 सैनिक मारे गए थे। उसमें पाकिस्तान ने एक बार बयान में ये कहा था कि इसके पीछे भारत का हाथ है, ये उन्होंने कहने की कोशिश की थी। जी। इस इंटरव्यू में जो अल जजीरा के साथ में इसाक डर साहब ने ये क्लियर किया है कि देखिए, इंटरनल मामले होते हैं ना, उसमें एक दूसरे के खिलाफ आरोप नहीं लगाए जाते। जैसे कि हमारा जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, वो एक इंटरनल मामला था। तो वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप उनके पूरे इंटरव्यू को देखेंगे, तो उन्होंने केवल एक पॉइंट पे नहीं, उन्होंने कई पॉइंट पर पाकिस्तान की जो विदेश नीति है उसको तार तार किया है, पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश की है। न जाने उनके पीछे क्या कारण है, क्यों उन्होंने ऐसा किया है। हास्यास्पद बनता है, देश का उप प्रधानमंत्री और उसका फॉरेन मिनिस्टर अगर ऐसे बयान देता है जो कि उसकी जी। लाइन और उसके नैरेटिव से इतर जाते हैं, तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। जी। जी है। बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से हम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को लेकर करें, तो मार्को रूबियो ने भी इनकार किया था, लेकिन ट्रंप दावे कर रहे हैं। इससे क्या समझा जाए और अमेरिका की स्थिति को किस तरीके से देखा जाए? अभिषेक साहब, भारत कुछ कहना नहीं चाहता है, बाकी कहने जी। के लिए बहुत कुछ है। पहली बात तो ट्रंप साहब जिस शांति के नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को कैसे दे सकता है जिसने गाजा पट्टी में 60 से 70 हजार लोगों को मरवा दिया है। तो भारत कुछ कहना नहीं चाहता है, बस ये है कि संयम है, और क्योंकि दोस्ती बनी रहे, दोस्ती बिगड़े नहीं, इसलिए है। बाकी जो ट्रंप साहब जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, वो किसी बैल की बयानबाजी से कम नहीं है। अंग्रेजी में जो कहावत है वो पूरी तरीके से उनपे चरितार्थ होती है। तो मार्को रूबियो चाहे कुछ भी कहे, भारत की अपनी स्थिति है, और भारत वो पहले जैसा भारत नहीं है कि जहां आप उसे दबा देंगे, या किसी न किसी तरीके से भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है, और वो संघर्षों से हासिल किया है। जहां तक इसाक डार साहब के बारे में, जैसा कि अभी हम तीनों ने ही चर्चा की है, और उसमें यही निकल कर आ रहा है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, एक तो नाकाबिल है, वो जिस पोजीशंस पे हैं, जो जिस जगह पे हैं उसके काबिल नहीं है, और दूसरा कि वे बेहद करप्ट हैं। जिन लोगों में यह कुव्वत नहीं है कि पाकिस्तान को संभालें। पर भारत को हमें ये देखना है, क्योंकि भारत का और जो पाकिस्तान का मसला है वह क्षेत्रीय मसला है, और इसका समाधान भी भारत को ही
बड़े भाई की तरह निकालना पड़ेगा। और मार्को रूबियो वगैरह है, उनके अंतर्राष्ट्रीय हित हैं, वो केवल भारत और पाकिस्तान की जो बिल्लियों की लड़ाई में वह बंदरबांटी करने के लिए वहां पर आए हैं। और इसका कारण कहीं ना कहीं भारत को दबाना है, या जो चेक और बैलेंस वाली है, या दोनों के बीच में भारत साउथ एशिया में जो संतुलन बनाने वाली जो योजना है उसी का हिस्सा है। तो हमें अमेरिका से भी सचेत रहना है और हमें हमारे इंटरेस्ट के लिए करना है। हालांकि ये बेहद असंभव सा लगता है, पर बिल्कुल अगर हम विचार भी नहीं रखेंगे तो वह संभव कैसे होगा। कम से कम भारत को पाकिस्तान के साथ जैसा कि चीन ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है ऐसा जरूर करना चाहिए। ये हकीकत में ऐसा नहीं लगता है, पर अगर वहाँ की लीडरशिप को अगर किया जाए तो भारत धीरे धीरे उसमें एक अपनी पहचान बनाएगा। और मुझे लगता है कि सांस्कृतिक रूप से काफी देश आपस में जुड़े हुए हैं। तो भारत का अगर पाकिस्तान से ठीक ठाक रहेगा सब कुछ मामला, तो भारत की प्रोग्रेस मुझे लगता है कि दुगनी हो जाएगी। क्योंकि भारत की आधी शक्ति जो है वो पाकिस्तान को संभालने में, चाहे विदेश नीति हो अर्थनीति हो, आधे से अधिक समय पाकिस्तान को संभालने में ही लग जाता है। तो जो कन्वेंशनल जो डिप्लोमेसी या जो फॉरेन पॉलिसी जो हम कर रहे हैं, जो पारंपरिक रूप से जो चलती आ रही है, मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है। तभी मुझे लगता है कि हम कोई एक विजनरी पॉलिसी ला पाएंगे, अभिषेक साहब। जी मयंक जी, दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता को लेकर बात करें, आर्थिक संकट को लेकर बात करें, क्या ये वो मुख्य कारण है जिस वजह से पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत चाहता है? अभिषेक जी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे एक गाने की लाइन याद आ रही है। जी भारतीय फिल्म थी, उसमें गाना आता है, उसकी लाइन आती है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो खैर पाकिस्तान में तो खैर राम और राम राज्य से बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान में एक व्यक्ति है, उनका नाम है जनरल आसिम मुनीर। तो आसिम मुनीर जितनी चाबी भरते हैं उतने ही इनके खिलौना रूपी पॉलिटिशियंस जो हैं बयान देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इसाक दार की साहब की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने सोच से इस बयान को दे दें। तो आसिम मुनीर क्या है, अपने आप को बड़ा ऊंचा पद पे बैठा हुआ गरिमावान फील्ड मार्शल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का मसीहा है। उन्होंने बेल्जियम में अपने एक पत्रकार को बयान भी दिया था, इसके बाद में पत्रकार साहब जो थे उसके बयान को पलट दिया था। तो आसिम मुनीर साहब इस समय जो भी काम होता है करना चाहते हैं वो इन पॉलिटिशियंस के कंधे पर रख के बंदूक दाके करवाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस समय जो हवा गुल है वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की कम है और आसिम मुनीर साहब की ज्यादा है। क्योंकि वो जानते हैं कि भारत के साथ में वो ना तो कन्वेंशनल युद्ध में पार्ट ले सकते हैं, ना ही परोक्ष तरीके से जो कोशिश करते हैं भारत के ऊपर युद्ध थोपने की, उसमें वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस समय उनको ये लग रहा है कि किसी तरह पॉलिटिशियन जो हैं वो बात कर कर आके चीज को शांत कर दें। अगर बाई चांस पब्लिक का कोई आउटरीच होता है तो ठीकरा जो है वो पॉलिटिशियंस के सर पे फूटे और मैं जनरल आसिम मुनीर इस समय पाकिस्तान का रक्षक बन के सामने उभर के आ जाऊं और किसी भी समय इस बयान से मैं पलट जाऊं, जैसा कि मुशर्रफ साहब ने किया था नवाज शरीफ साहब के साथ में। जी तो उनके सामने एग्जाम्पल्स बहुत है और ये करने की कोशिश कर रहे। मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान की फौज जो है इस समय हार मान चुकी है भारत की हालत को देखते हुए और अपना ये काम करवा रहे हैं पॉलिटिशियंस के जरिए, ऐसा मेरा मानना है। जी अरविंद जी, दूसरी ओर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इशाक डार का बयान सामने आया है, इशाक डार के बयान का कोई असर भारत और अमेरिका के रिश्ते पर पड़ता हुआ नजर आएगा? इसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि रिश्तों को लेकर लगातार तल्खियां देखने को मिल रही है, लेकिन पीएम मोदी को फोन करना अमेरिकी राष्ट्रपति का, उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई देना और बधाई देने के साथ साथ ये कहना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसे क्या समझा जाए? अरविंद जी। बिल्कुल अभिषेक साहब, आपने ठीक संकेत किया है। और ऐसी राय भी आ रही है लोगों के बीच में जी कि ये अगर बयान सोचा समझा बयान है, अगर हम इसको मासूमियत ना समझें, तो ये सच है कि भारत और अमेरिका में जहाँ की अभी खासकर ट्रेड डील को लेकर बातें हो रही है, अगर ऐसे गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाएगा कि मध्यस्थता की थी या नहीं की थी या इनकार किया था, तो दोनों ही देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। और उसके पीछे हो सकता है कि इशराक डार साहब की यह नीति हो। पर मुझे लगता है कि यह इस तरीके का नहीं होकर उनका बचकानापन अधिक है, जिसमें वह पाकिस्तान के हितों की भी अनदेखी कर रहे हैं। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर अभिषेक साहब ये ख्याल है। जी 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 मयंक जी, मैं आपसे भी ये चीज़ें समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में भी अपना इंटरेस्ट लगातार देख रहा है। आपने भी पहले जिक्र किया था, आसिम मुनीर जिस तरीके से अमेरिका गए थे, वहाँ पर वो 2 महीने के अंदर 2 बार गए। तो क्या यहाँ पर ये भी माना जाए कि जहाँ अमेरिका पाकिस्तान के अंदर अपना इंटरेस्ट देख रहा है और इस बीच पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके का बयान निकल कर सामने आना,
क्या जो इन्वेस्टमेंट की सोच अमेरिका रख रहा है उस पर भी कोई प्रभाव पड़ता नजर आएगा और आगे चलकर पाकिस्तान अपने बयान से पलट जाएगा? क्योंकि जाहिर तौर पर हम सभी को पता है कि पाकिस्तान केवल और केवल पैसा चाहता है, उसे बयान से या जो सच्चाई है उससे कोई लेना देना नहीं है। अभिषेक जी, बिल्कुल सही बात कही है आपने। पाकिस्तान की इस समय स्थिति ऐसी है कि उसको लगता है कि अमेरिका कभी भी उसको धोखा दे सकता है, क्योंकि अमेरिका अपने हित को साध कर चलेगा। बिल्कुल। जब तक अमेरिका के हित रहेंगे तब तक उसका पाकिस्तान में इंटरेस्ट रहेगा, उसके बाद में उसका पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट है नहीं। देख रहा है वो कि चीन जो है वो भी पाकिस्तान में अपने हित साधता है, तो वो किसी प्रकार से चीन को भी अपने से अलग नहीं कर सकता। तो इस समय पाकिस्तान जो है वो तलवार की धार पर चल रहा है। वो चाहता है कि अमेरिका से मुझे पैसे भी मिलते जाएं और चीन जो है उसका भी मुझे साथ ना छूटे। चीन ने इस समय एससीओ समिट में यह दिखा दिया है कि भारत उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जी। ये जो पिक्चर जो सामने आई हैं शी जिनपिंग की, मोदी जी के साथ में और पुतिन के साथ में हाथ मिलाते हुए, हंसते बोलते बात करते हुए, ये बहुत लोगों के पेट में उदर पीड़ा करेगी। ये तो इसकी उदर पीड़ा जो है वो ये अमेरिका में भी देखी गई और हो सकता है इस चीज का असर पाकिस्तान की निगाहों में भी आया है, क्योंकि इस समय दिखाई ये दिया है कि मोदी जी जो हैं वो वर्ल्ड लीडर बनकर उभरे हैं। और एक तरीके से इस समय ट्रंप साहब ने जब उनको बधाई संदेश दिया है तो ये भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने में एक अहम भूमिका अदा की है। तो आप ये मान के चलिए कि हर आदमी ये चाहता है कि किसी प्रकार से मैं भारत की गुड बुक्स में जी। रहूं। जी। कोई भारत से पंगा लेने की स्थिति में नहीं है और ना ही लेना चाहता है। बिल्कुल। तो अमेरिका ने अपने आप को मिड कोर्स करेक्शन किया है शायद यहां पर। और कहते हैं ट्रम्प साहब का, मेरा ये मानना है कि एक कहावत है, येड़ा बन के पेड़ा खाना। जी। दुनिया के सामने आपने दिखाया है कि मैं मूर्ख हूं, मैं ऐसा हूं, हंसी का पात्र हूं, परंतु समझदारी उनमें बहुत है। जी। वो एक मल्टी बिलियनर और अमेरिका के राष्ट्रपति यूं ही नहीं बन गए। बिल्कुल। तो इस समय पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि उसके हित कहां पर हैं और उसको किस बिल्कुल प्रकार से मयंक जी, बिल्कुल चलना ठीक है। है आपने। पाकिस्तान को तमाम चीजें समझने की जरूरत है कि उसके हित कहां पे, लेकिन इस बीच देखने वाली बात यह भी होगी कि जो बयान निकलकर सामने आया है उसके क्या कुछ मायने आगे चलकर निकाले जाते हैं, क्या असर इसका देखने को मिलेगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने